व्हाट्सएप एवरीवन। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, ये एक बेसिक का लेक्चर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कौन सी पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने में, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। ये लेक्चर नंबर 114 है इस वीडियो सीरीज़ का। बहुत ही छोटा और थ्योरी का टॉपिक रहेगा ये। आप अपनी नोटबुक पेन निकाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करते जाना। तो जल्दी से अब शुरू करते हैं। बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो क्या होता है। फाइनेंशियल का मतलब क्या है? जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड, कंपनी की फाइनेंस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स होंगी ना, उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलेंगे। इसमें मेनली 4 चीजें आती हैं। अभी हम 2 डिस्कस करेंगे, 2 बाद में। पहले कौन सी? बैलेंस शीट आएगी, देन इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एक तीसरी होती है नोट टू अकाउंट्स, एंड फोर्थ होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। आपको ऑलरेडी पता है बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। एसेट्स, कंपनी के एसेट्स क्या क्या हैं, और लाइबिलिटीज क्या हैं। लाइबिलिटीज फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं बच्चों। आउटसाइड लाइबिलिटी जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेटेड है, और इनसाइड, इनसाइड में शेयर होल्डर फंड्स आ जाता है, जिसको कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। बैलेंस शीट एक प्रॉपर डेट पर बनाई जाएगी। नॉर्मली ये अकाउंटिंग ईयर पे एंड पे होता है, दैट इज 31 मार्च पे। ओके। और इनकम स्टेटमेंट क्या है? ये बताती है कि कंपनी ने पूरे साल में जो इतना काम करा है, उसने क्या प्रॉफिट या क्या लॉस कमाया एक्चुअल में। इसमें खर्चों को कंपेयर किया जाता है इनकम के साथ, और जो बैलेंस रह जाता है, वो प्रॉफिट है या लॉस है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में। क्लियर है बच्चों? चलो, अब हम आगे देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये ऑलरेडी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिकॉर्ड करी जा चुकी हैं, ये उनसे ये बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये लिखा जाता है, ठीक है। अब सीधे का सीधा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं हम फर्स्ट टाइम एंट्री करेंगे, हम देखेंगे कैश बुक। कैश बुक में ऑलरेडी ये दर्ज है। हम वहां से उठा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस बच्चों जस्ट एक तरह से समरी होता है ना। तो हम वहां से उठा के हम अपनी बैलेंस शीट में लिखेंगे। बैंक बैलेंस है, वो हम बैंक स्टेटमेंट से उठा के लिखेंगे। सेल्स परचेजेस है, ये हम बच्चों इनवॉइसेस से उठा के लिखेंगे। कहने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, ये रिकॉर्डेड फैक्ट से बनाई जाती हैं, ठीक है। सेकंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं बच्चों। इसमें क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म काम करता है जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, या जब भी आपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कन्वेंशंस मींस सम assumptions, ठीक है। अब वो क्या है? वो कहता है कि अगर आपको सपोज एंटीसिपेट ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस, कंपनी को अगर आज लग रहा है ना कि कुछ लॉस हो सकता है, तो आप उस लॉस को रिकॉर्ड कर लो, बट प्रॉफिट्स को नहीं। अगर आज आपको लगता है कि कल को कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो आज आप प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। रिकॉर्डिंग तब करोगे जब प्रॉफिट हो जाएंगे। बट अगर आपको आज लगता है ना कि आप लॉस कंपनी को हो सकता है, तो आपको लॉस आज रिकॉर्ड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कस्टमर से 10,000 रुपया लेना, आपको लगा कि 2,000 वो नहीं देगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको भाई 2,000 आज की डेट में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर देना है आज ही। बट अगर आपको लगता हुआ कि 2,000 कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में, तो मैं उसको आज रिकॉर्ड कर लूं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? चलो आगे अकाउंटिंग एजम्पशंस देखते हैं बच्चों। अब अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या कहता है? We assume that the business will continue for the foreseeable future and will not close down. ये कहता है कि ये जो बिजनेस अभी चल रहा है ना, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहेगा। एटलीस्ट कम से कम 12 महीनों तक ये चलता ही रहेगा। उसी वजह से बच्चों होता क्या है, कोई एसेट्स हैं,
हम इनको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम एक वैल्यू जो इसकी थी, जो बाइंग वैल्यू थी, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं। हो सकता है कभी कभार मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा भी हो जाती है या बहुत कम भी हो जाती है, बट हमने एज्यूम कर रखा है कि हमारा जो बिजनेस है कम से कम 12 महीनों तक चलेगा आगे। तो दैट्स वाई हम जो एसेट्स हैं वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एजम्पशन। क्लियर? उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम या अकाउंटिंग मेंटेन करते टाइम आप कुछ एजम्पशंस और करते हो। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कि जो आपकी स्टॉक इन्वेंट्री है उसको वैल्यूएशन किस मेथड से करोगे। बच्चों नॉर्मली दो मेथड्स होते हैं, आगे बताऊंगा आपको, वेटेड एवरेज एंड LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है? और डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वो भी दो मेथड होते हैं नॉर्मली, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है? तो ये मैंडेटरी कंप्लायंसेस है कि आपको जब आपने इन्वेंट्री मेंटेन करना है, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, आपको इनको मेंटेन चार्ज करने के लिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मेथड्स गिवन है वही अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है? तो सिलेक्शन ऑफ पॉलिसीज में ये आ जाएगा, आप अपने आपने कैसे डेप्रिसिएशन लगानी है। ठीक है? वो मेथड आप अपनी बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट्स, वहां पे क्लियरली ये मेंशन्ड होगा। इन्वेंट्री कैसे वैल्यूएट करनी है, कौन सा मेथड लगाओगे, वेटेड एवरेज की LIFO। अब होता क्या है बच्चों, अब देखो मेथड अलग अलग है। सपोज ए कंपनी है, मान लो वो डेप्रिसिएशन इस मेथड से कैलकुलेट करती है, स्ट्रेट लाइन मेथड से, दूसरी कंपनी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करती है, तो फिगर्स में चेंज आ गया। तो इसी वजह से बच्चों जब भी आप मेथड चेंज करोगे तो प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट की फिगर्स चेंज हो जाएंगी। क्लियरली है बच्चों? अब आगे आ जाता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। बच्चों एब्सोल्यूट एग्जैक्टनेस तो पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है? हम हमेशा इसमें क्या है, प्रिडिक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एसेट है, मशीन। ठीक है? अब नॉर्मली आप उसको प्रेडिक्ट करते हो ना कि भाई इसकी हो सकता है वैल्यू 10 साल हो। अब ये भी हो सकता है कि उसकी वैल्यू 10 से ज्यादा भी हो सकती है, 10 से कम भी हो सकती है। बट अकाउंटिंग में देखो ये एस्टिमेशंस हैं जो हम लगाते हैं। तो वन एस्टिमेशन क्या है, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन, देन अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। आज आपके डेटर्स 5 लाख के हैं, आप एज्यूम करोगे लेट सपोज कि भाई 5% बैड डेट्स हो सकते हैं। ठीक है? अब बच्चों देखो एजम्पशन है ना, कोई मान लो ज्यादा एजम्पशन कर लेगा, कोई कम कर लेगा। तो इट मींस व्हाट आई वांट टू से इज, इन एस्टिमेशन के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है? इनकरेक्ट एस्टिमेट्स लीड टू इनकरेक्ट प्रॉफिट एंड एसेट। ठीक है? तो ये चीजें देखो अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं। ठीक है? आगे आ जाता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अब जितनी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बच्चों, ये चाहिए किन किन को नॉर्मली। ठीक है? बैंक्स को। क्यों? लोन का डिसीजन उन्होंने लेना है कि भाई लोन देना कि नहीं देना। इन्वेस्टर्स को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए कि उन्होंने देखना है कि अब हम और कितना एक्सपेंशन करना है, तो डिसीजन क्या लें उसके लिए। क्लियर है? तो ये नॉर्मली इनको फाइनेंशियल डेटा रिक्वायर्ड होता है। आई होप बच्चों आपको ये छोटा सा बड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है, मैं आपको बड़े मजे से कराऊंगा। ठीक है? अच्छा, आगे आ जाता है, अब कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या है बच्चों? ये साल के एंड में एक कंपनी जारी करती है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर फर्दर 3 चीजें आ जाती हैं, मैं आपको बताता हूं। एक रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक ऑडिटर रिपोर्ट, एक तीसरी आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये क्या बताता है बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही है, कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबल, उन्हें डायरेक्टर्स की प्रॉपर स्टेटमेंट आएगा बच्चों उसमें। ठीक है? कि भाई हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके हैं। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है बच्चों, ये जस्ट थियोरेटिकल है। ठीक है? मैनेजमेंट के डिस्कशन एंड एनालिसिस आ जाते हैं। उसके बाद एक एक चीज और आती है, इसको हम बोलते हैं AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बच्चों AGM साल में एक बार होनी मैंडेटरी है, जिसमें सारे शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और अप्रूवल्स क्या है, AGM ने क्या अप्रूव करना है? जो बोर्ड की रिपोर्ट है,
जो मैंने आपको बताई है, जिसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, वो उसकी अप्रूवल एजीएम में होगा। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिविडेंड का अप्रूवल, ये सब कुछ बच्चों एजीएम में अप्रूव करा जाएगा, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर। बच्चों ये जो ऑडिटर रिपोर्ट है ना, आप ये मान के चलो कि ये ऑडिटर शेयर होल्डर के बिहाफ पे काम कर रहा है, मतलब शेयर होल्डर के साथ। मतलब ये जो ऑडिटर रिपोर्ट है, ये बेसिकली शेयर होल्डर को दी जाती है, शेयर होल्डर को दी जाती है बाय द ऑडिटर। उसमें ऑडिटर चेक करता है कि जो ये कंपनी ने अकाउंट्स मेंटेन करे हैं, उसमें क्या प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी एक्ट के थे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थे, वो फॉलो हुए हैं कि नहीं। तो अगर फॉलो होंगे, वो उसको अप्रूव करके शेयर होल्डर्स को बताएगा, ठीक है, सो दैट ट्रू एंड फेयर व्यू अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को दिख सके, ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरा आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। हम आप बैलेंस शीट आपको पता है, आगे आगे मैं आपको और बताऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट टू अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर जो नोट टू अकाउंट्स में मैं आपको बताता हूं होता क्या है। नोट टू अकाउंट्स में फर्दर 4 टाइप्स आते हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, रूल्स आ जाते हैं बच्चों, ठीक है, कि इसमें की कंपनी ने क्या डेप्रिसिएशन, क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड लगाना है। देन डिटेल ऑफ लाइन आइटम्स, जो जो चीजें जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वो तो एक तरह से समराइज्ड इंफॉर्मेशन है ना, उसमें वैल्यूज लिखी हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन बच्चों, हर एक चीज की ब्रेकअप, हर एक चीज का ब्रेकअप, ये नोट टू अकाउंट्स में आएगा। देन इसके अलावा एक्सप्लानेटरी नोट्स होते हैं, कुछ इवेंट्स हो गए, ठीक है, कोई जो कि मनी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, कुछ इवेंट्स हैं, आगे बताते हैं आपको, ठीक है। देन उसके बाद कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर है। अब वन बाय वन हम ये नोट टू अकाउंट्स के 4 पॉइंट्स देखते हैं बच्चों। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसमें क्या आएगा बच्चों? ये क्लियर करना पड़ेगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कौन से मेथड से होना है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, ये नोट टू अकाउंट्स में आएगा। डिटेल ऑफ लाइन आइटम्स, बैलेंस शीट और पीएनएल की हर एक आइटम का डिटेल्ड ब्रेकअप, क्योंकि उसमें तो समराइज्ड फॉर्म में है ना, तो डिटेल्ड ब्रेकअप नोट टू अकाउंट्स में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, थर्ड में एक्सप्लानेटरी नोट्स, कुछ ऐसे काम हो रखे हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल कुछ एसेट सेल करे, कोई लीगल केसेस, कोई मेजर लॉसेस और गेन्स, ये बच्चों आपके एक्सप्लानेटरी नोट्स में आ जाता है, ठीक है, ये भी नोट टू अकाउंट्स में आएगा। देन एडिशनल डिस्क्लोजर्स, कुछ और चीजें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज कंपल्सरी टू डिस्क्लोज अकॉर्डिंग टू द लॉ, कोई और इंफॉर्मेशन आ जाए बच्चों। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट मैंने आपको बताया था ना, जो किसी इवेंट पे डिपेंड करेगी, तो ये नोट टू अकाउंट्स में मेंशन करी जाती है। देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है? कि कंपनी ने कुछ ट्रांजैक्शन अपने जानकार, अपने डायरेक्टर्स के साथ ना करी हो। फॉर एग्जांपल कुछ रॉ मटेरियल परचेज करा, तो डायरेक्टर की ब्रदर की फैक्ट्री थी, ठीक है, ये रिलेटेड पार्टी है, मतलब बिल्कुल रिलेशन में है, तो आप उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि इन्वेस्टर्स को पता लग पाए कि कंपनी ने जो डीलिंग करी है वो रिलेटेड पार्टी के साथ करी है। देन उसके बाद डिस्क्लोजर आ जाता है जो CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि कुछ ये क्राइटेरियाज बच्चों ऑलरेडी डिफाइंड है, हो सकता है कुछ कंपनी CSR के अंदर मोस्टली नहीं भी आती, ये नेटवर्थ के अकॉर्डिंग होता है, बट जो CSR में आएंगी ना, उन कंपनीज को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, एजुकेशन में, हेल्थ में, एनवायरनमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में। मींस ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। अगर नेटवर्थ फॉर एग्जांपल 500 करोड़ से ज्यादा है, 1000 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो बच्चों ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती है ना, तो कंपनी को वो CSR में वो फॉल करेंगे, ठीक है। तो अब उस CSR के अकॉर्डिंग मान लो कंपनी को स्पेंड करना है 50 लाख इन सेक्टर्स में, ठीक है, पर कंपनी ने 40 लाख एक्चुअल में स्पेंड करा, तो 40 लाख तो एज एक्सपेंस हो जाएगा, तो बाकी 10 लाख का जो रीजन है कि भाई वो क्यों नहीं स्पेंड करा गया, वो कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी बच्चों कुछ और भी डिस्क्लोजर्स होते हैं, जो कि है कोई हिडन रिस्क है बच्चों, वो क्लियरली मतलब वो बहुत कंपनी को बताने पड़ते हैं। अब ये कंपनी क्यों इतना ज्यादा डिस्क्लोज कर रही है?
सो दैट ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो सके। कोई हिडन रिस्क तो नहीं है, इन्वेस्टर्स को वो पता लग पाए बच्चों, जो यूजर्स हैं उनको कंप्लीट पिक्चर दिखे, ठीक है। इस वजह से मैक्सिमम डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है बच्चों। अब हम आगे आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स पर। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है बच्चों, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी क्यों बनाई जाती हैं, ठीक है। इसमें इसका बेनिफिट होता क्या है, ठीक है, इससे होगा क्या। सबसे पहले इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस मींस रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस की कंपनी के एसेट्स क्या क्या है, यूजर्स को पता होना चाहिए। ऑब्लिगेशंस मीन लाइबिलिटीज क्या क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है, इनसाइड इनसाइड मतलब शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं, वो पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट शोज हाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली इफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन, कि प्रॉफिट का कंपनी कैसा यूज कर रही है बच्चों, वो दिखाना पड़ता है। उसीलिए कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, कि जो आपका कैश का प्लस माइनस कैसे हो रहा है, मैक्सिमम कंपनी का कैश कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो चीज। इंफॉर्मेशन फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा फॉर इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जिन जिनको बच्चों इनको रिक्वायर्ड डेटा रिक्वायर्ड होता है तो इनके लिए कंपनी को बताना पड़ता है। देन उसके बाद आता है ट्रू एंड फेयर व्यू, सबको यूजर्स को बच्चों एक ट्रस्टवर्दी, एक बिल्कुल सही पिक्चर दिखे कंपनी की, उस वजह से ये बनाना पड़ता है। देन असेसिंग मैनेजमेंट एफिशिएंसी, अब ये क्या है, अब मैनेजमेंट अगर खुद भी मैनेजमेंट की क्या एफिशिएंसी निकल के आ रही है, भाई आपके रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए भी वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये बनानी पड़ती है। देन सोशल इम्पैक्ट क्या है बच्चों, सीएसआर एक्टिविटीज क्या है, कंपनी का एम्प्लॉयमेंट्स क्या क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, मतलब कंपनी के जो काम काज है उसका सोशल इम्पैक्ट क्या आता है, ठीक है। देन फर्दर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, की जो कंपनी अकाउंट्स अपने मेंटेन कर रही है उसमें कंपनी के पास ऑप्शंस रहती हैं कुछ चीजें इवेल्युएट करने की, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करना है, तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। ये तो थे बच्चों ऑब्जेक्टिव्स कि कंपनी क्यों करती है, ठीक है। अब है आगे कंपनी ने करना कैसे कैसे है। असेंशियल्स मींस मैंडेटरी चीजें, ऐसे ही करना पड़ेगा नहीं तो नहीं करना, ठीक है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कि जो कंपनी डेटा बनाएगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, दे मस्ट बी बेस्ड ऑन ट्रू, करेक्ट एंड फैक्चुअल डेटा। ट्रू एंड फेयर व्यू इज कंपल्सरी फॉर बोथ फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। क्लियर है बच्चों, मतलब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेस पे है, कुछ assumption, कुछ इसने अपनी मर्जी से तो लिखना नहीं है ना। फॉर एग्जांपल अगर एसेट्स लिखे हुए हैं कि 2 करोड़ के, तो वो 2 करोड़ के ही मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मस्ट बी सिंपल, क्लियर एंड बेस्ड ऑन एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब जो यूजर्स है ना उनको इतना का आप सिंपल बनाओ कि वो क्लियरली उनको ये स्टेटमेंट समझ आ जाए, ठीक है। कंपैरेबल, कि इस जो स्टेटमेंट्स हैं इस तरीके से बने कि अगर कंपनी टू कंपनी कंपैरिजन करना हो वो भी यूजर्स इजीली कर पाए, और अगर इंट्रा फर्म मींस कंपनी के अंदर ही विद इन कंपनी ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना है वो भी हो पाए, तो इतनी मतलब इजीली ये बनी चाहिए, ठीक है। जो आपने देखा ही है नोट टू अकाउंट्स में करंट ईयर भी आता है, प्रीवियस ईयर भी आता है ना, वो इसीलिए आता है। देन वेरीफाइबल, इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइबल वाया बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाउचर्स, यस। तो ये इंफॉर्मेशन बनती ही बुक्स से है ना, तो वो इजीली मतलब वो वेरीफाई की जानी चाहिए, कि जो ऑडिटर अगर चाहे तो उसको क्लियरली पता लगे, ठीक है। रेलेवेंट मस्ट मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड बी यूजफुल फॉर यूजर डिसीजन मेकिंग। रूल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पब्लिक डिसीजन, मतलब वो बिल्कुल रेलेवेंट होने चाहिए ताकि कोई पब्लिक डिस्कशन भी हो पाए, क्लियर। देन टाइमलाइनेस, ये क्या बताता है बच्चों, कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक लिमिटेड रीजनेबल टाइम में प्रिपेयर कर लो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद, ऐसा नहीं है कि आपने उसको इतना डिले कर दिया कि बाद में उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा, क्लियर है। तो अब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वाई,
कि वो क्यों बनाई जाती हैं, एसेंशियल्स भी आपने कर लिया कि अब बना तो ली, अब आपने करनी कैसे है, आगे आगे उसको मतलब बनाने के बारे में सोच तो लिया कि अब उसको बनाना कैसे कैसे है, ठीक है, उसमें क्या क्या आपने ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्लियर है बच्चों? अब आगे हम देखते हैं कि पार्टीज कौन कौन सी इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड है। सबसे पहले देखो, इंटरनल यूजर, दो तरह की पार्टीज है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब मैनेजमेंट खुद, वो किसके लिए होगा वो आगे हम देखेंगे बच्चों। एंड एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाता है, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड एफआईज, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, सेबी। ठीक है। अब इंटरनल यूजर में क्या है, मैनेजमेंट खुद, खुद इंटरेस्टेड है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्यों? डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोल में, परफॉर्मेंस में उनको हेल्प मिलता है बच्चों। कल को उन्होंने कोई डिसीजन लेना है कि भाई अब हमारे एसेट्स यहाँ पे इतने कम रह गए, इतने ज्यादा रह गए, ये बढ़ाना पड़ेगा, ये कम करना पड़ेगा, तो वो एक समराइज्ड फॉर्म में उनके टेबल पे कुछ पड़ा होगा तभी वो ले पाएंगे ना डिसीजन। ठीक है। और एक्सटर्नल यूजर में क्या आ जाता है, शेयर होल्डर्स। बच्चों शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे ज्यादा चाहिए। वो देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, कैश पोजीशन क्या है, क्या डिविडेंड देने लायक कंपनी की कैपेसिटी है भी है कि नहीं। ठीक है। फिर एक्सटर्नल यूजर में आ जाता है इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो देखते हैं कि भाई उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी अगर उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करा, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी में कि नहीं। देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने बच्चों कल को लोन देना है तो इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ध्यान से चेक करनी पड़ती है कि क्या भाई इनका लोन सेफ है भी है कि नहीं। तो ये प्रॉपर देखेंगे, सॉल्वेंसी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चेक करते हैं। देन क्रेडिटर्स जो सप्लायर हैं रूटीन कोर्स में, वो देखते हैं कि यार हम उधार माल तो दे रहे हैं कंपनी को, तो ये क्या कंपनी कल को इसकी रेपुटेशन कैसी है, गुडविल है कि नहीं, कल को इसके पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा है कि नहीं, क्या ये हमारा पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं, तो उन्हें भी चाहिए बच्चों। उसके बाद इंप्लॉइज की बात आ जाती है। इंप्लॉइज का क्या है बच्चों, इंप्लॉइज चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि उनके प्रॉफिट पे जो उनका बोनस उनको मिलता है वो उनके प्रॉफिट पे डिपेंड है बच्चों, तो इस वजह से उनको भी जरूरत पड़ती है। फिर स्टेबिलिटी की बात भी आ जाती है, क्योंकि इंप्लॉय स्टेबल रहना चाहता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से चेक करेगा कि भाई कल को वो यहाँ पे इनके एसेट्स लाइबिलिटीज प्रॉपर हैं कि नहीं, क्या डेट्स वगैरह बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो ये चीजें जितनी स्टेबलाइज होंगी इंप्लॉय के लिए उतना ही अच्छा है, तो वो भी चेक करता है। उसके बाद एक्सटर्नल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ जाती हैं बच्चों। तो ये क्या है, सरकार जो मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब चेक करते हैं कि भाई क्योंकि उनको वैल्यूएशन चाहिए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स चाहिए तो वो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाएगा ना, तभी चेक करेगा कि भाई आपको प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ कितना है ना। देन उसके बाद सेबी की बात आ जाती है। अब सेबी क्या करता है बच्चों, ये इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो ये चेक करेगा कि भाई कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, क्या कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ है भी है यहाँ पे कि नहीं, तो सेबी भी चेक करती है ताकि कोई फ्रॉड ना हो इन्वेस्टर्स के साथ। तो ये चेक करे कि जो कंपनी है, ये भी चेक करेगी जो कंपनी है वो कंपनी लॉ प्रॉपरली फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है ना। तो अगर कोई मिस रिपोर्टिंग जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाती है जिसके कारण पब्लिक को इम्पैक्ट आता है, तो सेबी वो मिस रिपोर्टिंग होने से बचाएगी, वो कंपनी को स्ट्रिक्टली वार्न करेगी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो ये थी पार्टीज जो इंटरेस्टेड थी। अब आगे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस भी हैं बच्चों। सबसे पहले देखो क्या क्या है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ये वन बाय वन हम देखते हैं बच्चों। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ये सब थ्योरेटिकल है। प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर्ड, कैनॉट मीट पर्पस टू ऑल पार्टीज। हम वन बाय वन देखते हैं बच्चों। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सारी पास्ट रिकॉर्ड से देखकर बनाई जाती हैं, ये आज का नहीं बता सकता। सपोज बच्चों आज मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, अब आज का हो रहा है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो नहीं पता लग पाएगा। क्यों? वो तो पास्ट रिकॉर्ड के बेस पे है, ये इसकी लिमिटेशन है। क्लियर? अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स बच्चों। अब देखो
अब ये क्या है, मान लो डेप्रिसिएशन के लिए आप कोई और मेथड लगा रहे हो, दूसरी कंपनी कोई और लगा रही है, स्टॉक वैल्यूएशन आप किसी से कर रहे हो, वो कोई और कर रही है, जो डाउटफुल डेट है आपने कुछ एज्यूम करने, कोई और कंपनी कुछ करती है, तो इस तरीके से वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, मतलब ये सब्जेक्टिव है, तो ये एस्टिमेट्स पे बेस्ड है ना, तो ये भी तो सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन ही है ना इसका। क्लियर? अच्छा, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ये सेम ही है बच्चों, वो जो मैंने बताया आपको कि अगर आप डेप्रिसिएशन सपोज एसएलएम मेथड से लगाते हो तो हो सकता है आपका प्रॉफिट कुछ आए, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाओगे तो कुछ आएगा। तो अब ये मतलब इंटरफर्म जो कंपैरिजन है वो भी मिसलीडिंग हो सकता है ना, कि भाई आपके खुद के में भी चेंजेस आ सकते हैं अगर आप अलग अलग मेथड यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है ना, ये इसमें इग्नोर किए जाते हैं। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जैसे पब्लिक रिलेशंस, ब्रांड रेपुटेशन, वर्कर की कंडीशंस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये पता ही नहीं चल पाते बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। अब सपोज करो वर्कर्स बहुत दुखी हैं किसी कंपनी में, ठीक है सपोज, तो बैलेंस शीट देख के थोड़ी पता चल जाएगा कि वो दुखी हैं भाई, तो ये इसकी लिमिटेशन है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर करे जाते हैं। मान लो आज कंपनी के पास एसेट है जिसकी 1 लाख वैल्यू है, ठीक है, कल को लेट सपोज, ठीक है, उसकी वैल्यू 50 लाख हो जाए, या आज मतलब आज 50 लाख हो गई है, बट वो बैलेंस शीट में तो वो बेचारी बुक वैल्यू पे स्टैंड करी जा रही है ना, बस उसमें उसको आप डेप्रिशिएट करते जा रहे हो, जबकि मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो बैलेंस तो फिर बैलेंस शीट में तो मार्केट वैल्यू नहीं आएगी ना, बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू ही आएगी, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें इतनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं कि ये सबका पर्पस हल नहीं कर सकती। बैंकर को भी ये चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, एम्प्लॉय को चाहिए, इन्वेस्टर को चाहिए, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब ये स्टेटमेंट तो है एक, तो ये सबको तसल्ली सबकी नहीं करा पाती, ठीक है। अ सिंगल जनरल डॉक्यूमेंट कैन नॉट सेटिस्फाई दीज डाइवर्स स्पेसिफिक नीड्स साइमल्टेनियसली। क्लियर है बच्चों? तो मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूं। ये हिस्टोरिकल नेचर पे है, एस्टिमेट्स हैं, डिफरेंट प्रैक्टिस है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर करा गया है, प्राइस लेवल इग्नोर करा गया है, और पर्पस भी बच्चों इसका, ठीक है ना, कि जनरल पर्पस है, डाइवर्स इंटरेस्ट है, ये सबके सबके ये सबको सेटिस्फाई कर नहीं पाती। क्लियर? तो अब फाइनल टेक अवे क्या है बच्चों, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये एक तरह से स्कोर कार्ड की तरह एक्ट करता है बच्चों, बट ये ह्यूमन जजमेंट पे डिपेंड है, ये हर एक ह्यूमन टू ह्यूमन ये वेरी करेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये था टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, क्या इसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ये हमने सारा इसमें स्टडी कर लिया। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं आपको आंसर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करो, सो दैट वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।